हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हैं कि हम व्यापारिक पूंजीवाद के स्वरूप और उसके विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि व्यापारिक पूंजीवाद क्या होता है कि जब अ, मतलब ऐसा पूंजीवाद जिसमें व्यापार किया जाता है, जो वस्तुओं का उत्पादन है वो व्यापार के लिए किया जाता है, उसको मर्केंटाइल कैपिटलिज्म या व्यापारिक पूंजीवाद बोलते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म यानी औद्योगिक पूंजीवाद, वो अब तक नहीं आया था क्योंकि हम प्रारंभिक पूंजीवाद की बात कर रहे हैं। इसमें केवल हम आरंभिक या प्रारंभिक पूंजीवाद को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई थी एक, और फिर लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि कालांतर में कुछ ऐसे उद्योगों का उदय हुआ जो कि घरेलू उत्पादन पद्धति में नहीं चल सकते थे, जैसे शस्त्र उद्योग यानी हथियारों का उद्योग और जहाज़ों का जो उद्योग था। तो उसके लिए फिर मतलब बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने लगे। वो सिस्टम जो है घर में नहीं बैठ सकता था और उसके लिए संयुक्त पूंजी की आवश्यकता जो है मतलब बहुत ज़रूरी हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा जहाज है मान लो, तो एक व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना बड़ा जहाज खरीदे या हथियारों के निर्माण के लिए जो वो इतनी पूंजी लगा दे। तो संयुक्त पूंजी जो प्रणाली है वो इससे प्रचलित हुई। और एक बात मैंने आपको और बताई थी कि ज़्यादातर जो औद्योगिक जो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का जो विकास है यानी व्यापारिक पूंजीवाद का विकास, वो उन देशों में शुरू हुआ जहां पर उदारवादी सरकारें स्थापित थी, जैसे नेदरलैंड और इंग्लैंड। उदारवादी यानी लिबरल गवर्नमेंट, जो कोई भी जो जी चाहे व्यवसाय कर ले। और फिर मैंने आपको बताया था कि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कृषि में पूंजीवाद का उदय हुआ। कृषि के अंदर पूंजीवाद कैसे? और इस कृषि में पूंजीवाद के विकास में जो इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के जो शासक थे, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग वंश के शासक हुए, ऐसे वहां पे एक वंश था इंग्लैंड में, ट्यूडर वंश। तो ट्यूडर वंश के शासकों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। इस दौरान व्यापार और वाणिज्य काफी विकसित हुआ और इसका प्रभाव कृषि पर भी पड़ा। अब कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, इसमें व्यावसायिक फसलों के उत्पादन पर बल दिया गया। देखिए, एक तो होता है फसलों का उत्पादन अपने प्रयोग के लिए, ठीक है, अपने यूज के लिए, और एक होती है व्यावसायिक फसल। व्यावसायिक फसल का मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए, वो बेचने के लिए। ऐसी फसलों को, ऐसी फसलों के उत्पादन में रुचि लेनी शुरू कर दी जो कि व्यावसायिक हो। और जैसे जैसे व्यापार लाभप्रद होता चला गया, जमींदार जो है वो इसके प्रति आकर्षित होते चले गए। और इंग्लैंड का जो एक राजा था हेनरी अष्टम, हेनरी एट्थ, उसके समय में अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा से जमींदारों ने लगान में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी कि किसान खेत छोड़ने पर मजबूर हो गए और जमींदारों को इससे दोहरा लाभ प्राप्त हुआ। एक तो जो पड़ती भूमि होती थी, ठीक है, उस पर उन जमींदारों ने भेड़ पालनी शुरू कर दी, भेड़ों का पालन शुरू हो गया। और ये जो भेड़ पालने वाला व्यवसाय था, ये बहुत ही लाभप्रद था। हेनरी सेवेंथ, उसके समय में भी जागीरें बेची गई थी, लेकिन हेनरी एट्थ के टाइम में, हेनरी अष्टम के टाइम में इसमें सबसे ज्यादा तीव्रता आई थी। अच्छा, इसके अतिरिक्त चर्च जो होता था, मैंने आपको शायद पिछले सेमेस्टर में बताया कि चर्च की बहुत भूमिका होती थी यूरोप में। लोगों के जीवन में चर्च बहुत अहम भूमिका निभाता था। तो चर्च के पास भी बहुत भूमि होती थी, तो चर्च विहारों की भूमि भी बेच दी गई। तो इससे जो है व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, जो कि सामाजिक स्तर प्राप्त करने के लिए, देखिए जमीन के प्रति मनुष्य का हमेशा से लगाव रहा है और एक सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है जमीन। तो उन्होंने सामाजिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, सामाजिक स्तर ऊंचा करने के लिए
छोटे छोटे किसानों से भूमि खरीद ली और धीरे धीरे ये वर्ग भेड़ पालन व्यवसाय में लग गया। और बाड़बंदी के कारण इंग्लैंड के कई क्षेत्रों पर इतना प्रभाव पड़ा कि ये बात प्रचलित हो गई कि इंग्लैंड में भेड़ आदमियों को खा रही है, उनकी जमीन छीन ली, मतलब भेड़ भेड़ पालन ने। तो इस प्रकार से बहुत से लोग जो है भूमि बेचने पर मजबूर हो गए और कुल मिलाकर इंग्लैंड में पूंजीवाद के उदय ने नगरों में मंडियों का विकास किया, आंतरिक और बाहरी व्यापार विकसित हुआ, मौद्रिक अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, यानी मॉनेटरी जो है इकोनॉमी, मींस एक्सचेंज ऑफ कॉइन्स, इकोनॉमी बाय एक्सचेंज ऑफ कॉइन्स, व्यवसाय का विकास हुआ, घरेलू बाजार का विस्तार हुआ। अब प्रश्न ये है कि सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण कैसे हुआ। देखिए, इससे पहले की जो अवस्था है, आप जानते हो कि वो अवस्था जो है वो सामंतवादी अवस्था है। और सामंतवाद आप पढ़ चुके हो पिछले सेमेस्टर में, क्या होता है, फ्यूडलिज्म। ठीक है, तो देखिए अब फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म कैसे आया, तो ये एक विवादित विषय है इतिहासकारों के बीच में, इसमें काफ़ी वाद विवाद है। प्रसिद्ध इतिहासकार जैसे मॉरिस डॉब है या रॉडने हिल्टन है और क्रिस्टोफर हिल है, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हेनरी पिरेन नामक एक विद्वान है, उनका ये मानना है कि पूंजीवाद के उदय में व्यापारिक पूंजीपति और मध्ययुगीन स्वशासित नगरों ने निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन अन्य जो इतिहासकार हैं वो इस मत से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे जो देश हैं उनमें पूंजीवाद का आरंभ पहले हुआ, तो उसका कारण ये था कि वहाँ आंतरिक सामाजिक परिवर्तनों से व्यापार और उपनिवेशवाद को बल मिला, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। हालांकि सभी देशों में ऐसी स्थिति नहीं थी। स्पेन में तो आर्थिक संपन्नता के बावजूद पूंजीवाद का विकास इंग्लैंड और नीदरलैंड के साथ नहीं हो सका, उनका पूंजीवाद बाद में आया। ठीक है, तो ये टॉपिक था जो है पूंजीवाद का स्वरूप और पूंजीवाद का विकास। अब हम बिल्कुल ब्रीफली लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो लेंगे, वो है पूंजीवाद का क्या प्रभाव पड़ा, पूंजीवाद के क्या प्रभाव पड़े। तो देखिए, 16वीं शताब्दी में यूरोप के बहुत से देशों में व्यापारिक पूंजीवाद का उदय हुआ, जैसे इंग्लैंड, नेदरलैंड, फ्रांस, बहुत से देश में। और इस समय पूंजीवाद का जो विकास था उसके क्या प्रभाव पड़े, उसके बहुत से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़े। सबसे पहले हम सामाजिक परिवर्तनों के बारे में जानते हैं, क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुए। तो देखिए, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था थी इसने समाज को बिल्कुल बदल कर रख दिया। एक तो क्या हुआ कि दो वर्ग अस्तित्व में आए मुख्यतः, और वो था पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। ठीक है, इसके कारण एक यूरोप में एक मेहनतकश वर्ग का उदय हुआ जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था। और क्या होता था कि पूंजीवाद से पहले जो श्रमिक जो होते थे ना, श्रमिकों का नगरों की प्रशासनिक संस्थाओं में उनको काफी अधिकार प्राप्त थे, कुछ ना कुछ उनकी मतलब प्रशासन संबंधी भूमिका रहती थी। लेकिन इस पूंजीवादी व्यवस्था ने तो श्रमिकों के अधिकारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया। ये तो पूंजीपतियों के चंगुल में फंस गए। अब श्रमिक जो है पूंजीपतियों के चंगुल में फंस गए, उनकी जो दशा थी वो शोचनीय होगी, क्योंकि पूंजीपति उद्योगों में श्रमिकों के श्रम का प्रयोग करके उनका बहुत शोषण किया करते थे। वो आप जान चुके हो, औद्योगिक क्रांति या तकनीकी क्रांति के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इससे जो है समाज बदल गया। अब दो वर्ग, मुख्य वर्ग अस्तित्व में आए, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्गों का शोषण करते थे, और इसके बीच की एक और क्लास आई जिसको कहते हैं बुर्जुआ, द मिडिल क्लास। ठीक है, तो इस तरह से समाज में परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ इसने पुरानी व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। पहले देखिए आप, मेनर प्रणाली हुआ करती थी, आपने सामंतवाद पढ़ा है उसके बारे में,
आप जानते हो कि मेना प्रणाली में क्या होता था कि सामंत जो है गांव में रहते थे, हवेली नुमा उनके घर हुआ करते थे, सारा ऐसा जैसे बदर राजा होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सामंतों ने अपनी भूमि छोड़कर शहरों में आकर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने ये व्यवसाय छोड़कर व्यापार वाणिज्य में रुचि लेनी शुरू कर दी और अपनी इस जमीन की देखरेख के लिए उन्होंने अपने वेतनभोगी कर्मचारी या कारिंदे नियुक्त कर दिए। यानी उनको पैसे देके कहा भाई तुम तो हमारी जमीन संभालो, हम तो शहर में रह के आराम से रहेंगे, ठाठ से रहेंगे, हम व्यापार करेंगे, ठीक है, हम बिजनेस करेंगे, जमीन को तुम संभालो, जो भी कुछ हो हमें दे दो, हम जो भी उससे कुछ होता है पैदावार वगैरह होती है वो हमें दे दो, हम तुम्हें वेतन दे देंगे। तो वो क्या करते थे, जो कारिंदे या जो वेतनभोगी अधिकारी होते थे वो फिर किसानों का शोषण करते थे, ठीक है, ताकि उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। बाड़बंदी वगैरह की गई, ये सारे काम किए गए। तो मेनर प्रणाली जो है वो बदल गई बिल्कुल। फिर गिल्ड प्रणाली में भी परिवर्तन आया। गिल्ड आप जानते हो क्या होती, श्रेणियां, यानी कुछ कारीगर और शिल्पकार मिलकर अपना एक संघ बना लेते थे और वो सब कुछ वो निर्धारित करता था, माल प्रोवाइड किया करता था, कितने का बिकेगा वो डिसाइड किया करता था, कौन सा माल लेना है, कहाँ बेचना है, मंडियां वगैरह वो सब डिसाइड किया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ देखो, अब जो कारीगर होते थे, पूंजीपति क्या करते थे, कारीगरों को अपना कच्चा माल दे दिया, जो भी वस्तु बनवानी है, और उनसे जो है वो माल बनवा के खरीद लिया और उसको फिर आगे बेच दिया। यानी पूंजीपतियों का नियंत्रण होता था मूल्य पर, ना कि गिल्ड जो जो पहले शक्तिशाली संस्था बन गई थी उनका। ये ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए पूंजीवाद का एक प्रभाव ये पड़ा कि आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। पैसा आया तो लोगों ने तरह तरह के उद्योग लगाने शुरू कर दिए। इंग्लैंड में, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इसमें आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई, ठीक है। श्रम उपलब्ध था, आप जानते हो श्रमिक गांव छोड़ छोड़कर जो है शहर में आ गए थे। शहर में एनफ लेबर था और सस्ता लेबर था, तो उद्योगों को बल मिला, उद्योग स्थापित हुए, व्यापार में वृद्धि हुई। नेचुरली जब उद्योग स्थापित हुए, प्रोडक्शन बढ़ा, तो व्यापार भी बढ़ा। जहाज़ों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना आसान हो गया, ठीक है। और इसी तरह से बैंकों की स्थापना हुई। पहले बैंक का जो काम था वो साहूकार लोग किया करते थे, वो अपना पैसा दे दिया करते थे। अब फॉर्मल बैंक्स की स्थापना हुई, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। संयुक्त पूंजी कंपनियां, ये मैंने आपको पॉइंट पहले ही बता दिया कि संयुक्त पूंजी कंपनियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एस्टैब्लिशमेंट में आई, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई और भौगोलिक खोजें हुई। भौगोलिक खोजें इतनी हुई कि बार्थलोमियो डियाज और वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे लोगों ने कोलंबस ने तो अमेरिका की खोज की 1492 में, और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो पूंजीवाद का ये सब प्रभाव पड़ा कि जब सरप्लस था तो उसको फिर मंडियों में बेचने के लिए उनको जो है उपनिवेशों की जरूरत पड़ी। तो भौगोलिक खोजें हुई, भौगोलिक खोजों के कारण जो यात्री थे, समुद्री यात्री, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। बहुत से नाविक स्कूल खुलने लगे, इनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे आपको शिप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। तो पुर्तगाल जैसे देश में, स्पेन जैसे देश में जो जहाज चलाने की इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और इसके कारण जो है पूंजीवाद का ये प्रभाव पड़ा कि नई नई भौगोलिक खोजें हुई। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है, यानी पूंजीवाद पूरा हो गया। अब इस पहली यूनिट में आपका एक टॉपिक रह गया है, वो है साम्राज्यवाद। वो फिर हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू।